पहला प्रश्न आपके सामने है कि फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है। यानी सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाओं की बात करें तो 3 अवस्थाएं बताई थी। कौन सी? अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। ठीक है, उसी के अंतर्गत मन की 3 संरचनाएं, 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। 3 प्रवृत्तियों के अंदर बात करें तो ये तीनों प्रवृत्तियां आपके सामने हैं। इनमें एक आदमी यानी मन की प्रवृत्ति ऐसी होती है वो राक्षस प्रवृत्ति की, सिर्फ अपने आनंद के लिए काम करता है। दूसरा दूसरों की भलों के लिए करता है, अपना खुद का नुकसान करवा लेता है। और तीसरा होता है व्यवहार, यानी वातावरण की जैसी परिस्थिति होती है उन्हीं के अनुसार अपने व्यवहार को करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है। यानी अति अहम ये होती है देवीय प्रवृत्ति। ठीक है, इसे देवीय प्रवृत्ति बोला जाता है। इदम होती है दानवीय प्रवृत्ति, ये राक्षस की प्रवृत्ति होती है, अपने सुख के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है। और अहम होता है दोनों के, यानी इसको हम वास्तविक कह सकते हैं या मानवीय प्रवृत्ति कह सकते हैं, यानी इसे हम मानवीय प्रवृत्ति कह सकते हैं। तो ये 3 प्रवृत्तियां होती है। तो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपना सुख नहीं देखता, यानी उसे आनंद आता है, यानी उसमें राक्षस की प्रवृत्ति होती है। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले इदम आएगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये हो गया गलत। तो सबसे पहले इदम है, ये रहा इदम। उसके बाद में वो देखता है कि किसमें मेरा भला है और किस प्रकार दूसरों का नुकसान न हो और मेरा भी भला हो, यानी वास्तविकता में जीता है। तो यानी वास्तविकता की हमने बात की अहम होता है, तो ये इसमें अति अहम दे दिया, ये गलत हो गया। तो अपने पास 2 नंबर ऑप्शन बच गया, इदम, अहम और अति अहम। ये 3 प्रकार की आपकी प्रवृत्तियां हैं, इदम, अहम और अति अहम। ये इसका सीरीज है। जब बालक जन्म लेता है तब आपका इदम, और उसके बाद में वातावरण से सामंजस्य करता है, संतुलन करता है, और अंत में वो अपना स्वार्थ न देखकर सबका स्वार्थ देखता है, उसका नुकसान हो, ये अति अहम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतिरिक्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है। आपसे ये पूछ रहा है, अभी बता के गया हूं, अगर इस प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा। ठीक है जी, प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या है। मनोविश्लेषणवादी की बात करें तो सिगमंड फ्राइड ने अभी बताया 3 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, और इसमें पूछ रहा है कि वे इच्छाएं जो पूरी नहीं होती वो कहां चली जाती है, वो अचेतन मन में चली जाती है, और अचेतन मन हमेशा ही अपना सुख चाहता है। तो इसमें ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है। तो प्रश्न संख्या लगाकर उत्तर दिया करो भाई, इससे पता नहीं चलता। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलो आपको इंग्लिश नाम बता देते हैं, नैतिकता का तो है नहीं। ये है इड आपकी, अहम को ईगो बोलते हैं, और परा अहम को हम सुपर ईगो बोलते हैं। तो आपसे वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है अतृप्त असामाजिक, जो समाज स्वीकार नहीं करता। समाज किसको स्वीकार नहीं करता, देवताओं को तो स्वीकार करता है, वास्तविकता को स्वीकार करता है। तो फिर इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इदम। ये आपका 2 नंबर इसका राइट आंसर है, क्योंकि दानवीय प्रवृत्तियां सभी इच्छाओं की जन्म या भंडारण कह सकते हो आप, सभी इच्छाओं की जननी यही है। इसके अंदर बालक का जन्म यानी स्वार्थ, अपना आनंद, ये सब कुछ इसके अंदर दिखाई देता है। तो इदम इसका राइट आंसर होगा, 2 नंबर इड। ठीक है बेटा, सभी के बढ़िया आंसर, आप तो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है। अभी आपको बताया है निम्न में से कौन सा है, भंडार ग्रह की बात कर रहा है, और अभी बता के गया हूं। ठीक है, तो वो चीजें हम एक एक कंसेप्ट, जो चीजें मैं बोलूंगा वो सारे आगे के आगे प्रश्नों में आपको देखने को मिलते जाएंगे। 3 नंबर का उत्तर क्या होगा, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वो कहां चली जाती है, अचेतन मन में चली जाती है। और अचेतन मन का स्वामी कौन सी प्रवृत्ति है, तो बता दीजिए, फटाफट आंसर दें। 3 का क्या आंसर होगा। ठीक है जी, बिल्कुल 3 का 1 नंबर आंसर होगा इदम। अभी बताया था जो इच्छाएं पूरी नहीं होती अचेतन मन में, इदम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें कौन सा मन काम करता है बेटा, इसमें अचेतन मन होता है, और अचेतन मन में वो चीजें, वो दमित इच्छाएं घर कर जाती हैं तो पूरी नहीं होती। अहम में आपको बता दिया, अहम में आपका कौन सा है, अहम में आपका अर्ध या अवचेतन मन आप इसे बोल सकते हैं। अहम में आपका अवचेतन मन काम करता है, क्या करूं क्या न करूं, असमंजस की स्थिति रहती है। परम अहम की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चेतन मन होता है, यहाँ चेतन मन कार्य करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नंबर 4, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। हाँ जी, सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक अवस्था का सिद्धांत है ये।
बताइएगा। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। 5 अवस्थाओं में ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें विकास की किस अवस्था में बालक का ध्यान जो जन्नांग होते हैं उनकी तरफ जाता है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर फटाफट देंगे, दीजिएगा। कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें बालक का ध्यान जन्नांगों की तरफ जाता है? हाँ जी, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया, थोड़ा लेट है क्या? बताइएगा। बिल्कुल गलत उत्तर आ रहे हैं। बिल्कुल गलत उत्तर दे रहे हैं। देख लेते हैं, समझा देते हैं आपको। जन्नांग, ठीक है। मुख्य अवस्था की बात करें, इसको ओरल स्टेज बोला जाता है। इस अवस्था में बालक को जो आनंद की प्राप्ति होती है वो मुख से होती है। किससे होती है? मुख से होती है। 1 नंबर अवस्था यही है, यानी 0 से 1.5 वर्ष तक यही है, मुख्य अवस्था कहलाती है। 1.5 से 3 वर्ष की जो अवस्था होती है एनल स्टेज होती है, उसमें उस बालक को जो आनंद की प्राप्ति होती है, लिबिडो की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? यानी गुदा वगैरह से बार बार टॉयलेट जाएगा, बार बार, है ना, तो वहां से उसे आनंद की प्राप्ति होती है। ये भी नहीं है। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में ध्यान रखिएगा, ये 3 नंबर अवस्था, ये 3 से आपकी, ये 1.5 से 3 है, ये 1.5 से 3 वर्ष, और ये 3 से आपकी 5 वर्ष। तो ये ध्यान रखिएगा, लैंगिक जो अवस्था होती है इसमें बालक भेद करना प्रारंभ कर देता है कि लड़का है ये लड़की है। यहीं से बालक में 2 प्रकार की ग्रंथियां आपको बताइए, मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां आपकी इदीपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित हो जाती है, जिससे विषम लिंग आकर्षण पैदा होता है। तो यहाँ से यही तो पूछ रहा है, जन्नांगों की तरफ ध्यान कहां से देगा? यही देगा, विषम लिंग आकर्षण यहीं से हो जाएगा। इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा। प्रस्तुति का मतलब यहाँ तो सुप्त होती है, 6 से 12 होती है, ठीक है, और लास्ट में आती है जनेंद्रिय अवस्था जो आपकी 12 से आगे 18 तक है। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर है। तो जिन लोगों ने गलत उत्तर दिया उनको बहुत बहुत बधाई, और ध्यान रखिएगा इसका ये उत्तर होगा। चलिए, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अहम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो आराम से प्रश्न थोड़ा गलत, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो गलती से तो सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो प्रश्न है इसको आराम से थोड़ा समय दिया जा रहा है आपको, ताकि आप इसको पढ़ सकें आराम से प्रश्न को। कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं। 5 नंबर का आंसर क्या होगा? थोड़ा सा आंसर देने का प्रयास करें। हाँ जी, थोड़ा सा समझ के प्रश्न को देना है। बिल्कुल 5 नंबर में हम देख लेंगे क्या आएगा। 5 नंबर में क्या उत्तर आएगा? ये पूर्व के पेपरों में पूछा गया प्रश्न है और अब गलत नहीं करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। मैंने समय दिया है आपको, इसीलिए दिया है ताकि आप इसको पढ़ सकें अच्छी तरह से। हाँ जी, आंसर सभी के आगे हैं क्या? बताइएगा। हाँ, चलिए, तो इस प्रश्न का जो आंसर आप दे रहे हैं मेरे हिसाब से गलत दे रहे हैं। चलो देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है इड, ठीक है, यानी दानव। संतुलित व्यक्तित्व की बात कर रहा है, और परम अहम यानी सुपर ईगो, ठीक है, सुपर ईगो के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। वो तो हो गया अहम, ठीक है। आगे देखते हैं। इदम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, यानी इड और ईगो के बीच तो कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। बीच संतुलन स्थापित किया जाएगा तो फिर इसमें सिर्फ अपना इतना स्वार्थी स्वार्थ दिखा, दूसरे का तो स्वार्थ इसमें है ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। आगे, अहम और परम अहम के बीच संतुलन नहीं, क्योंकि इड नहीं है। जब तक स्वार्थ नहीं है तो फिर आप तो दुनिया का भला ही भला करते जाओगे, यानी आवश्यकता के अनुसार वर्क कर ही नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया। अब अपने पास ऑप्शन संख्या 1 और 4 रह गए। मजबूत अहम को बनाया जाता है। एक संतुलित व्यक्तित्व तो वही होता है जो वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को क्या करे, काम में लाए। व्यवहार के अनुसार, यानी जैसी परिस्थिति आई वैसे ही व्यवहार को ले लिया, यानी जैसी गाल वैसा तमाचा वाली बात है। तो यहाँ मेरे हिसाब से इसका 4 नंबर राइट आंसर है, 1 भी नहीं है, क्योंकि ये एक कम परफेक्ट है। और यहाँ कह रहा है कि मजबूत अहम, एक संतुलित व्यक्तित्व तो वही है जो आगे का पीछे का सब चीजों को सोचने का काम करे, वो मजबूत अहम के अंतर्गत ही आएगा। तो दोनों ऑप्शनों में अहम था, परंतु यहाँ मजबूत अहम बताया गया है, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा। इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा जी, ठीक है।
चलिएगा नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, अहम का क्या कार्य है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अहम का क्या कार्य है, बताइए। नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना अहम का क्या कार्य है, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में। तो बताइएगा अहम का क्या कार्य है। तो अहम का क्या कार्य है, नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय व भूमिका निभाना, अतिरिक्त इच्छाओं का भंडारण करना और हमारी सुखानुभूति की प्रवृत्तियों की सामाजिक मानकों की परवाह किए बिना अतिरिक्त करना, ये तो इड का कार्य है। ये तो किसका कार्य है, ये तो इड का कार्य है। ये तो इड है, तो ये तो अपना 4 नंबर तो कट ही होगा, क्योंकि हमारी सुखानुभूति हम अपने सुख के लिए दूसरे का नुकसान कर दें तो ये तो गलत बात है, तो ये तो हो ही नहीं सकता इसका। ठीक है, आगे देखो, तो इसका 4 नंबर गलत हो गया। अतिरिक्त इच्छाओं का भंडारण करना, ये भी इड की बात कर रहा है, अतिरिक्त इच्छाएं तो इड में ही होती है, तो ये भी गलत हो गया। आगे नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, इड व वास्तविकता के बीच, इड यानी दानवीय प्रवृत्ति और वास्तविकता मतलब ईगो के बीच समन्वय की भूमिका निभाना। बिल्कुल, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सबसे बेस्ट है अहम का, यानी मजबूत पक्ष अहम का यही है। नैतिकता, सिर्फ नैतिकता से काम नहीं चलता, तो ध्यान रखिएगा 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, देख लेते हैं आपके कौन किसके आंसर 2 नंबर आए हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 7 नंबर। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। यानी मैंने अभी आपको बताया था सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई, तो ये पूछ रहा है अचेतन मन, हाँ जी, की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि व्यक्तिक अध्ययन विधि है, स्वप्न विश्लेषण है, समाजमिति तकनीक है या साक्षात्कार है। 7 नंबर का आंसर दें भाई सभी, 7 नंबर का आंसर क्या होगा। बिल्कुल, ये इस विधि से व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और वर्तमान में इस विधि पर बड़ा बल दिया जा रहा है। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो व्यक्ति के दिमाग को पढ़ते हैं कि किस प्रकार की परेशानी से ये ग्रस्त है, फिर उसका समाधान भी किया जाता है इस विधि से। तो देख लेते हैं आप क्या उत्तर दे रहे हैं। 7 में आपका आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल स्वप्न विश्लेषण विधि है। ये वैसे तो अचेतन मन पे ही काम करती है, व्यक्ति को अचेतन अवस्था में लाया जाता है, फिर उसके मन की बातों को पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बाकी जो तीनों हैं, ये समाजमिति विधि है, ये सब वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर चेतन मन के अंतर्गत आएगी, परंतु ये अचेतन मन की है, स्वप्न विश्लेषण विधि की बात हो रही है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर है आपका स्वप्न विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर। मनोविश्लेषण का मान, इस संप्रदाय का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रहता है, यह कहलाता है। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसको, बताइएगा। मनोविश्लेषणवाद का यह मानना है कि एक प्राथमिक साधन जिसके द्वारा ईगो यानी आपका नैतिकता, वास्तविकता, आपके मन के अंदर जो इच्छा है उस पर आच्छादित रहता है, ढका हुआ रहता है कि दुनिया क्या कहेगी, लोगों का काम है कहना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, सुपर ईगो कहलाता है, आमदेरे सिद्धांत कहलाता है, द्वंद कहलाता है या दबाव कहलाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, ये वही प्रश्न है 2018 में जो रीट के अंदर पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। नया नाम दिखा नहीं कि बस शुरू हो गए। बिल्कुल देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा, जो अनुमान आप लगा रहे हैं। पहले तो इस प्रश्न को समझना कैसे है, ये है आपकी वास्तविक स्थिति। ठीक है, यानी समाज जिस चीज को स्वीकार करता है वो है आपका ईगो। ठीक है, ईगो इड पर आच्छादित रहता है। इड का मतलब होता है इड का मतलब होता है दानवीय प्रवृत्ति, अपने सुख को देखता है, दूसरों के सुख को नहीं देखता। तो ध्यान रखिएगा, जब इस पर हावी हो जाता है तो यहाँ क्या कहलाएगा, तो सुपर ईगो तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, आमने सिद्धांत है ही नहीं, द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ नहीं रहा, क्या करूं क्या न करूं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो इस पे आता है प्रेशर, यानी दबाव की बात यहाँ पर की जा रही है। इसका डी राइट आंसर होगा। 2018 में ये प्रश्न आया था। हाँ, तुक्के कोई बात नहीं, साइको फेल कराती है, तो इन प्रश्नों को पढ़ते जाएं, बार बार रिपीट करते जाएं, आपका सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन संख्या 9 की बात करेंगे अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को यूंग ने क्या नाम दिया है? मैंने बताया था यूंग ऐसा आदमी है जिसने मनोविज्ञान के आधार पे यानी मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। इसने दो ही प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बाद में इसमें संशोधन किया गया, कुछ विद्वान इसे उभयमुखी भी मानते हैं, परंतु आरपीसी ने जब इसका पेपर लिया तो यूंग ने दो ही प्रकार बताए, इस बात को उन्होंने प्रायोरिकता दी। तो हाँ जी, अब ये पूछ रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो ज्यादा बोलता है, हमेशा खुश रहता है, सामाजिक प्रवृत्ति ने इस व्यक्तित्व को क्या नाम दिया है? बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर आता है, ऐसा व्यक्ति सबके साथ घुल मिल जाता है ना। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं चुपचाप से बैठे रहते हैं, है ना, वो तो होते हैं अंतर्मुखी, और ये होते हैं क्या? बहिर्मुखी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और ये होते हैं इंट्रोवर्ट। क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट। तो ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा की बात कर रहा है तो एक्स्ट्रा का मतलब अधिक वाचाल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आपके सामने लेके आ रहे हैं 10 नंबर। बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या कहलाता है? बाह्य अभ्यास यानी बाहरी प्रयास के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया जाता है वो क्या कहलाता है? बताइएगा। गहन दृष्टिकोण होता है, या सतही दृष्टिकोण होता है, या मानकीय दृष्टिकोण होता है, या प्रश्नात्मक दृष्टिकोण होता है? बाह्य आभास यानी सिर्फ बाहर से इसकी रूपरेखा देख लेनी, आपने किसी का बाहर से देखा, उससे बात नहीं की, सिर्फ बाहरी आवरण को देखा, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को सिर्फ आपने उससे बातें नहीं की, वो व्यक्तित्व वर्णन क्या कहलाता है? गहन अध्ययन कहलाता है, या सतही दृष्टिकोण कहलाता है, मानकीय दृष्टिकोण कहलाता है, या प्रश्नात्मक दृष्टिकोण कहलाता है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको इजी कर दिया है मैंने। अब इसका उत्तर आप अगर सही देंगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ रहा है, ये बिल्कुल सतही दृष्टिकोण होता है, यानी ऊपर ऊपर से किसी की वस्तु को देख लेना ही सतही दृष्टिकोण है। वैसे ही आपने जैसे मेरे को दूर से देखा, आपको लगा कि हाँ मैं कैसा हूँ, है ना। बादल एक वो बस स्टैंड पर कोई आदमी खड़े हो तो अपन कोट काट पैंट लगा रखी, चश्मा लगा रखी, टाई टुई लगा के अच्छी तरह बाबू बन गए खड़े। दूर से हमने देखा तो हमें देखने में ये लगा कि ये आदमी तो यार बढ़िया रेपुटेड आदमी है, कोई बैंक बैंक में नौकरी करता होगा वो, या कोई मास्टर होगा वो, क्योंकि लगभग सोच आई हुआ कोट पहने आदमी अपन यही लगे उसका भी ब्याह कोट होगा वो। पर आपने सोच जी के नहीं रास्ता नहीं भाई ये क्यों कोई जॉब में लगे दो। जैसे हमने उससे जाके बात की कि भाई साहब आपका नाम क्या है, हमने हिंदी बोली तो वो बोला ही नहीं, ठीक है। हमने दोबारा पूछा भाई साहब नाम क्या, तो उसने कहा मेरा नाम तो रामूडो है। अर्थात उसका जो आंतरिक विकास था वो नहीं हो पाया था, यानी हमने उसके बाह्य रूपरेखा को देखा और हमने सोचा जॉब लगा, वो स्कूल ही नहीं गया हुआ था। फिर हमने पूछा कौन सा गाँव का हो, यानी कौन से गांव के आप, तो उसने कहा क्यों गांव बड़ा हो गए, यानी उसे आंतरिक उसका विकास यानी बाह्य व्यवहार को हमने उसके रूपरेखा को देखा, बनावट को देखा, तो वो है सतही। हाँ जी बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो किसी की बाहरी रूपरेखा को मत देखा कर, उससे बातें करके फिर पता चलता है कि वो व्यक्तित्व किस प्रकार का है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इजी से क्वेश्चन है, कोई बात नहीं बेटा, जाना है तो जाओ। कौन किसके साथ आया था? बताइएगा, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? इजी सा क्वेश्चन है। अगर ये प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं तो फिर गलत ही होंगे भाई, कितने इजी क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। अच्छा, आज हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट भी हमसे जुड़ चुका है, बिल्कुल बहुत बहुत आभार विश्वई। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है बेटा, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद दिया है। इसी के अंतर्गत आपको ये पूछ ले कि नव मनोविश्लेषणवाद किसने दिया है, तो बताओ भाई किसने दिया है? नव मनोविश्लेषणवाद किसका है बताइएगा। चले आंसर देखिए, आप खुद ही बताओ, मैं नहीं बताता। नव मनोविश्लेषणवाद किसने दिया है? ये प्रश्न एक आपको मैंने वैसे दे दिया, बताओ भाई किसका है? नव मनोविश्लेषणवाद किसका है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्तित्व का स्वभाव कैसा होता है? स्थूलकाय का होता है, स्थूल में होता है बड़ा, काय में होता है शरीर। क्रेचमर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तित्व में शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। हाँ जी, एरिक इरेक्सन का, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्रेचमर ने शारीरिक गठन के आधार पर क्या किया था? व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। इसके अंदर ये पूछ रहा है स्थूलकाय यानी बड़े शरीर वालों को
इन्होंने कैसे होते हैं, वो स्वभाव के कैसे होते हैं, क्रोधी होते हैं, तटस्थ होते हैं, प्रशंसित होते हैं या चिंतित होते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। कृष्णमर्दी कैसे होते हैं, स्थूलकाय, पिकनिक श्रेणी, ठीक है, कैसे पिकनिक श्रेणी वालों की बात कर रहा है। और पिकनिक श्रेणी वालों का पता है आपको, पिकनिक श्रेणी वाले कैसे होते हैं, प्रशंसित होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इसका 3 नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपके सामने आपके डिस्प्ले पर 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेस्मर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है, ये प्रश्न बताइएगा, इसमें कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान रखिएगा, क्रेस्मर ने शारीरिक गठन के आधार पर 4 प्रकार किए थे, और 4 प्रकारों के अंदर 3 तो यहाँ दे दिए उसने, एक प्रकार किसी और विद्वान का है, बताइएगा, पहचानिएगा वो कौन सा है, ठीक है। 13 नंबर का राइट आंसर दो बेटा, 13 नंबर, 13 नंबर का कौन सा राइट आंसर दे रही हो रहे तुम, ठीक है जी, 13 नंबर का राइट आंसर कौन सा, पिकनिक श्रेणी बताया था आपको, जिसे हम स्थूलकाय कहते हैं, यानी बड़े शरीर वाले, खाने पीने के शौकीन, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। एस्थेनिक जो होते हैं इसे हम लंबकाय कहते हैं, लंबकाय, यानी एस्थेनिक का मतलब ये देखो थ और क आ गया, यानी जो थके हुए से होते हैं, पतले मुर्दे बिल्कुल, ये क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। अंग वस्तु चालक को नहीं, अंतर्मुखी स्वभाव का है, बिल्कुल चुपचाप सा बैठा रहे, बड़ोकड़ा हुआ है, सीधी सी बात आई है। एथलेटिक्स श्रेणी के देखो, एथलेटिक्स जो होते हैं खिलाड़ी होते हैं, और इनका शरीर कैसा होता है, इनका शरीर आयताकार होता है, ठीक है, ये लो आयताकार, आयताकार होता है, यानी एथलेटिक्स जो श्रेणी के हैं ये कैसे होती है, सुडोल, ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, सुडोल काय भी बोल सकते हो आप इसे, सुडोल काय। ये शरीर से अस्पुष्ट होते हैं, जैसे आपने सुल्तान फिल्म देखी हो तो उसका जो सलमान खान था वो इसी श्रेणी का था। और एंडोमार्फी तो सेल्डन ने दिया था, सेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे, ठीक है, सेल्डन ने एक एंडोमार्फी, एक मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी, तो यहाँ ये सेल्डन का ले लिया इसने यहाँ, हाँ जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है। अब ये प्रश्न अगर गलत करोगे 10 बार बता दिया, कल भी बताया, आज भी बताया, इस प्रश्न को आपने सोचना है, बताइए ये प्रश्न किसने दिया है, ये वर्गीकरण किसने किया है, हाँ जी बताइएगा, फटाफट आंसर दो भाई, 14 नंबर का आंसर क्या होगा, इजी सा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व 14 में 1 होगा, वाह गलत बेटा, शारीरिक संरचना के आधार पे पूछना है, अभी करवा के गया हूं, फिर अगर गलत करोगे तुम तो करोगे ही, शारीरिक संरचना के आधार पे पूछ रहा है वो। अभी बता के गया था, कहाँ घूम रहे हो। हिप्पोक्रेट्स ने किसके आधार पे किया था, इसने शरीर द्रव्यों के आधार पे किया था, शरीर द्रव्यों के आधार पे किया था, कल बताया। स्किनर है ही नहीं। क्रेस्मर ने किस आधार पे किया, शारीरिक संरचना के आधार पे किया, अभी बताया था, शरीर गोल मटोल होता है, लंबे होते हैं, मुर्दा हुआ है, ठंडा हुआ है, सारों की बता के गई अभी, ठीक है। ऑलपोर्ट ने शील गुणों के आधार पे किया, तो यहाँ तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी, ये रहा आपका। क्रेस्मर और सेल्डन 2 व्यक्ति हैं, और सेल्डन ने भी शारीरिक गुणों के आधार पे किया था, परंतु उसने स्वभाव को नाम दिया था, हाँ सेरिब्रोटोनिया, और वो जो थे वो सेल्डन के हैं। चलिए नेक्स्ट, व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किया गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का ए वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है, ए बी इस तरह के वर्गीकरण प्रस्तुत किए, ए पॉजिटिव एनर्जी वाले, बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा, ए वाले की बात कर रहा है आपको, यहाँ बताइए। ये आपकी एनसीईआरटी से प्रश्न उठाया गया है, ध्यान रखिएगा। 2 प्रकार के वर्गीकरण किए थे, बाद में एक विद्वान और आए थे, उन्होंने तीसरा प्रकार भी इसके अंदर जोड़ दिया था, हाँ जी। एनसीईआरटी का प्रश्न आपके पेपर में जो लगती है आपकी किताब 12वीं में, उस 12वीं की किताब में जो बोर्ड का पेपर हुआ, तो ये बोर्ड के पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया था,
तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ए जो प्रकार है, ए और बी दो प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के। किसने बताए थे? फ्रीडमैन और है रोजनमैन ने बताए थे। ध्यान रखना है, फ्रीडमैन और रोजनमैन इसका राइट आंसर होगा। फ्रीडमैन और रोजनमैन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रश्न है ये। व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित पूछ रहा है आपसे, यानी शील गुणों की बात कर रहा है वो। यहाँ कौन सा प्रश्न ऐसा विद्वान है जो शील गुणों से संबंधित नहीं है? बताइएगा, शील गुणों से कौन सा संबंधित नहीं है? कल की क्लास में मैंने प्रश्न अच्छी तरह से आपको करवाया था, ठीक है। 16 नंबर का क्या आंसर होगा बताइएगा। सोलह नंबर का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का, ये लीजिए इसका 1 नंबर राइट आंसर है, क्योंकि शील गुणों से संबंधित 3 ही आदमी है। ऑलपोर्ट ने शील गुणों की संख्या बहुत ज्यादा बताई थी, 19,753 बताए थे। उसके बाद में केटर ने इनमें से 16 यानी इसने 35 चुने थे, 23 + 12, 23 प्रमुख चुने, केंद्रीय चुने थे, 12 प्रमुख चुने थे। उसमें से इसने 16 को लेकर एक 16 पीएफ नाम की प्रश्नावली बना दी। फिर इसने आईजेनेक ने इन्हीं 35 में से चुनकर कितने की 32 पीएफ नाम से एक प्रश्नावली बना दी थी। तो ये इसके शिष्य थे सारे। तो ये शील गुणों से संबंधित 3 ही विद्वान है, चौथा फ्राइड तो है ही नहीं, शील गुणों की इसने बात ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये लीजिए आपकी, ये आपके एक स्पेशल टॉपिक जुड़ा है, राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क एडमिशन की बात, वहां से प्रश्न लिए गए हैं। चलिएगा इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले 17 नंबर पे कौन देता है? मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग के बालकों को सीटों में प्रवेश पर कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा कितना प्रतिशत आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। ये स्पेशल टॉपिक है आपके, बिल्कुल। हाँ जी, सबसे पहले आंसर देने वाले विद्वानों में है योगेश यादव, बिल्कुल जी आपका बहुत ही बढ़िया आंसर, ठीक है। सबसे पहले जो आंसर देगा उसी का नाम हम वाच करें। ये लीजिए, किसने दिया, कितना दिया? ये तो 25% है, यानी निजी स्कूलों के अंदर जो बीपीएल धारक है या दुर्बल वर्ग है या SC ST जितने भी वर्ग हैं जो आपके निम्न वर्ग के अंतर्गत गिने जाते हैं दुर्बल वर्ग में, तो उनके 25% बाल के टोटल, जैसे कक्षा 1 में 100 बालक हैं तो 100 में से 25 बालकों को फीस नहीं ली जाएगी और इन बालकों की फीस का भरण पोषण सरकार करेगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्राइवेट स्कूल हो तो भी वहां पर ये नियम लागू होता है, जिसे RT बोला जाता है। RT के तहत जिन बालकों का एडमिशन होता है उनको प्राथमिक तक की शिक्षा, ये लीजिए। ये प्रश्न दोबारा, अब धारा पूछ ली है RT 2009 की, किस धारा के अनुसार कमजोर वर्ग के बालकों को निजी विद्यालय में 25% सीटों का आरक्षण है? धारा 10 में है, धारा 12 में है, धारा 21 में है, धारा 25 में है। तो ये आपसे पूछ रहा है, और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं उनको तो धाराएं हाथ पे याद होनी चाहिए। हाँ जी बताइएगा, फटाफट बताइएगा। तो आप सबको पता है धारा 10 में जे है, जे का मतलब बालक को जरूर स्कूल भेजना है, ये माता पिता का कर्तव्य रहेगा, ठीक है। एल, ये 12 नंबर पे एल आता है, एल का मतलब लेस फीस, कितने बच्चों की? 25% बालकों की लेस फीस, ये लो। 21 कौन से नंबर 21 पे क्या आता है ना बताइएगा? TU, यू आता है, यू आता है तो यूनियन विद्यालय प्रबंधन समिति की बात यहाँ पर की गई है। और 25 में आता है XY, वाई आता है, ये है मेरा अनुपात, यानी छात्र शिक्षक अनुपात यहाँ बताया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। चलिए राजस्थान RT 2011, अब ध्यान रखना 2011 की पूछ रहा है, किस धारा या नियम के अनुसार कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में आरक्षण है? वो 2009 की बात थी, ये 2011 की पूछ रहा है। तो बताइएगा किस धारा के अंतर्गत है? हाँ जी RT के अंदर, बिल्कुल SMC है, बता दिया था आपको। हाँ जी बताइए RT 2000 किस धारा के अनुसार कमजोर वर्ग के सीटों में आरक्षण है? कौन सी धारा है जिसमें आरक्षण दिया गया है? RT 2011 की बात कर रहा है, बिल्कुल। उन्नीस नंबर का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका सही उत्तर है
हाँ जी, सरोज बिश्नोई बेटा बढ़िया, तमन्ना बढ़िया है, शिवान सत्य शास्त्री, दीपक दीपू गोयल, ज्योति बिश्नोई। हाँ जी, आप तो बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई। योगेश यादव, उदाराम कुमावत, विनोद कुमार, ज्योति बिश्नोई। ठीक है बेटा, सबके बढ़िया। हाँ जी, सही है सबका। 10 धारा 10 के अंतर्गत जो बात आरटी 2009 के अंदर है, 2009 को धारा 12 में कही गई है, वही बात आरटी 2011 के अंदर कौन सी धारा में कही गई है? 10 में कही गई है। ये बात ध्यान रखेंगे, आरटी 10 में कही गई है, तो ये ध्यान रखेंगे 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कमजोर वर्ग से क्या तात्पर्य है? ये लीजिए, जो कमजोर वर्ग की बात हो रही थी वहीं से हमने प्रश्न ले लिया, ताकि आपको ये भी पता हो जाए कि कमजोर वर्ग से हम किन किन को शामिल कर सकते हैं। तो बताइएगा, कमजोर वर्ग से क्या तात्पर्य है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पूछ रहा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बालकों को कमजोर वर्ग का कहा जाएगा। वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से अधिक है उनको कमजोर कहा जाएगा। भौतिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जो बालक है उनको कहा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, पहली बात तो उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 लाख से क्या कह रहा है? अधिक। न्यून होता तो भी अपन सोचते, तो ये प्रश्न तो हो गया गलत। 2 ऑप्शन बच गए अपने पास, ये लो 2 तो कट गए। अब रेखा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बिल्कुल कमजोर वर्ग उन्हीं को कहा जाता है जो गरीबी रेखा जो निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, हाँ, सचिन तेंदुलकर है, तेंदुलकर समिति और लकड़वाड़ा समिति के आधार पे जो बताया गया कितनी पौष्टिकता होगी, कितने जो आपको कैलोरी चाहिए, उसके आधार पे कमजोर वर्ग के अंदर जो गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करते हैं उन परिवार वालों को कमजोर वर्ग से लिखा गया है। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, राजस्थान सरकार ने दुर्लभ वर्ग की वार्षिक आय को 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कब कर दिया है? पहले 1 लाख थी, अब इसको कितना कर दिया गया है? 2.5 लाख कर दिया गया है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो बताइएगा कब कर दिया गया है? हाँ जी, 2.5 लाख कब किया गया? 2018 में 2.5 लाख से कम शामिल थे। ये तो बेटा आ गया ना प्रश्न। हाँ, प्रश्न आ गया 21 नंबर, आप इसका उत्तर दो बस फटाफट। पहले 1 लाख थी, अब 2.5 लाख कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। बताइएगा इसका कौन सा उत्तर होगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 2.5 लाख 1 लाख से घटाकर कितनी कर दी है? 2.5 लाख कर दी है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी तारीख आपको याद रखनी है 18 मई 2020। 18 मई 2020 इसका। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तीनों में एक दे रहा है, एक अलग दे रहा है, तो मतलब वो क्या अलग है, वो इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा तो अंदाजा जब ना हो, हाँ कोई बात नहीं, नई टैक्स नीति तो आज लागू को नहीं था, आवे भी को नहीं पेपर में। ठीक है, हर पेपर में भी कौन आवे बेटा। तो इसका सी राइट आंसर होगा 18 मई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश लॉटरी के आधार पर दिया जाएगा। लॉटरी में वरीयता किन बच्चों को दी जाएगी? ये बढ़िया प्रश्न है। यानी लॉटरी सिस्टम होता है, जब आरटी के अंदर बच्चे निकाल दे, 100 बच्चों का एडमिशन हो गया तो लेने तो 25 ही अपने को, तो वो किस आधार पे लिए जाएंगे? तो लॉटरी सिस्टम से। ठीक है, लॉटरी सिस्टम में किनको वरीयता किनको दी जाएगी? तो देख लेते हैं, कैचमेंट एरिया विद्यालय के आसपास के बच्चों को, विधायक के जानकार बच्चों को, सरपंच के जानकार बच्चों को, ये सभी को। तो सिफारिश तो चलनी नहीं चाहिए, सिफारिश नहीं चलेगी तो इकट्ठ हो गए, एक ही बच गया। कैचमेंट एरिया विद्यालय के आसपास के बच्चों को क्या दिया जाएगा? एडमिशन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखिए, कैचमेंट एरिया विद्यालय के आसपास के बच्चों को दिया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल बेटा राइट आंसर है आपका। चलिए फटाफट प्रश्न करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवा रहे आपको। निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश किस आधार पर दिया जाएगा? तो बताइए भाई, किस आधार पे? पैसे के आधार पे, सिफारिश के आधार पे, लॉटरी प्रक्रिया के आधार पे। और ये प्रश्न तो पूरे वाले प्रश्न का ही बना के दे दिया है, लॉटरी सिस्टम के आधार पे दिया जाएगा। कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं देना, लॉटरी निकाली जाएगी, उसमें आपके बच्चे का नाम आ गया तो बच्चा प्राथमिक लेवल की जितनी भी कक्षाएं हैं उसकी फीस सरकार भरेगी। ठीक है, सरकारी स्कूलों में तो वैसे ही फ्री है, प्राइवेट स्कूल में, अब तो प्राइवेट स्कूलों में 9 से 12 वाली बालिकाओं को भी फ्री कर दिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है।
निजी विद्यालयों में बालिकाओं को कक्षा 12 तक की फीस किस योजना के अंतर्गत भरी जाएगी? ये लीजिए, आई गया, मैं जैसे प्रश्न को बोला वैसे प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। हाँ जी, तो बताइएगा। अब पहले तो क्या था, 8वीं तक के बच्चों की फीस फ्री थी। अब क्या कर दिया सरकार ने, 9 से 12 की जो बालिकाएं हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं उनकी फीस भी माफ कर दी गई है। वो सरकार वहन करेगी, प्राइवेट स्कूलों को सरकार देगी ट्यूशन फीस। तो इनमें से वो कौन सी योजना है जिसके तहत वो फीस माफ की गई है? बताइएगा। 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बताइए 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी महिला शक्ति फीस पुनर्वन योजना के तहत इनको क्या दी जाएगी? फीस फ्री की जाएगी। तो ध्यान रखना, इंदिरा गांधी योजना के तहत सिर्फ बालिकाओं के लिए है, बालकों की फीस नहीं है इसमें, बालिकाओं की पूर्ण फीस माफ की गई है। ये लीजिए, ये कब से प्रभावी हो गई ये पूछेगा। ये इंदिरा महिला शक्ति फीस पुनर्वन योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कब की गई? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1 जून 2022, 15 अगस्त 2021, 10 मई 2010 और 10 अगस्त 2022। हाँ जी, एडवांस में उत्तर दे रहे हैं मेरे बच्चे। तो ध्यान रखिएगा, ये योजना कब शुरू की गई है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शक्ति पुनर्वन योजना जो शुरू की थी। ध्यान रखिएगा, दो चीजें याद कर लेना आप यहाँ से। एक तो आपको आरटी 2011 के अंदर कौन सी धारा में है बेटा? ये धारा 10 में है, ठीक है, और 9 में 12 में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आरटी 2011 बाद में आती है, और बाद में आती है मतलब ये धारा 10 है, ठीक है, 10 अगस्त और 2022। तो ध्यान रखिएगा 10 अगस्त 2022 का इसमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 10 अगस्त 2022। 10 अगस्त 2022 रट लीजिए। इंदिरा इस योजना को लागू मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब किया है? 10 अगस्त 2022 को किया है भाई। चलिए नेक्स्ट है, इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना कब की गई? चलिए, इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना कब की गई है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कब की गई है बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन देगा? फटाफट दो भाई। इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना कब की गई है? बताइएगा। बस थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। अगर तारीख याद नहीं है तो भी याद आ जाएगी। मैंने जब हाँ करवाई थी तब बताया था, ठीक है, जब मैंने करवाई थी तब भी बताई थी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इंदिरा महिला, और महिला को शक्ति कब आती है? महिला को शक्ति मिलती है 18 साल की जब हो जाएगी तो उसका वोट बन जाएगा, और वोट बन जाएगा तो उसको 18 साल के होते ही वो शादी हो जाएगी। शादी होते ही महिला एक देवी का रूप ले लेती है, शक्ति बन जाती है। तो ध्यान रखना 18 तारीख थी, ठीक है, 18 दिसंबर 2019 को ये योजना की स्थापना की गई है, निधि की स्थापना की गई है 18 दिसंबर 2019। ठीक है जी, 18 दिसंबर 2019। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान आरटी 2011 के अनुसार बालकों को निजी विद्यालय में आरक्षित सीटों की फीस कौन भरेगी? बार बार कह रहा था कौन भरेगी कौन भरेगी, बता के गया था, बता के गया था आपको। ध्यान रखना, ये मैं अभी बता के गया हूं, पूर्व के पेपर पर्सन में आपको ये चीज बताई थी। अब अगर इसका उत्तर गलत दोगे तो फिर तुम दोगे। राजस्थान की बात कर रहा है, तो राजस्थान एक राज्य है और राज्य सरकार ही इसका क्या करेगी? वहन करेगी। केंद्र सरकार क्यों करेगी भाई? तो इसका उत्तर सीधा सा है, राज्य सरकार ही उसका केंद्र भरण पोषण करेगी। जो फीस है वो कौन भरेगी? राज्य सरकार भरती है भाई, जो जिसकी सरकार होती है। आरटी 2011 के अनुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश किस कक्षा तक दिया जाएगा? ये लो, ये प्रश्न आ गया, किस कक्षा तक दिया जाएगा? आरटी 2011 की पूछ रहा है, वर्तमान की नहीं पूछ रहा है। ध्यान रखना है, प्रश्न को ढंग से पढ़ा करो। पहले ये कह रहा है कि निजी विद्यालयों में आरटी 2011 के अनुसार, संशोधन की नहीं पूछ रहा, आरटी 2011 में क्या प्रावधान था, कहां तक के बच्चों को एडमिशन दिया जाता था फ्री। तो ध्यान रखिएगा, ये कब तक दिया जाता था? तो कक्षा 1 से 8 तक के बालकों को निःशुल्क है, हाँ जी बिल्कुल, एडमिशन दिया जाता था। इसका 1 नंबर राइट आंसर होगा। संशोधन तो अब हुआ है इस योजना के तहत। तो मैं कल का विषय आपको बता देता हूं, कल आप क्या पढ़ के आओगे। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कल का।
कल हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रश्न पढ़ेंगे और एक आपके जितने भी व्यक्तित्व के परीक्षण हैं उन परीक्षणों के प्रश्न हम कल लेकर आएंगे। परीक्षण प्लस आपकी जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो कोई बात नहीं, भागादौड़ी में कर दियो। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलेंगे कल नई सोच के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।